हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 में अब तक हमने क्या सीखा है उसको समझेंगे और फिर अभ्यास के प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि द्रव्य जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्था में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्य होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम और द्रवों के लिए मध्यम वर्गीय है। ठोस के कणों के लिए उनके कण की जो व्यवस्था है वो क्रमित होती है, यानी सबसे ज़्यादा क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल वो अस्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण जो होते हैं वो अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। हमने ये भी समझा कि वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वो है सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। और अंत में हमने ये सीखा कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए में है 300 के और बी में है 573 के। तो जब भी केल्विन, के फॉर केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जब बदलना हो तो उसमें 273 हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 300 केल्विन है तो उसमें 273 माइनस करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह बी है 573, उसमें 273 माइनस करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दूसरा कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ 25, ए में 25 डिग्री सेल्सियस और बी में 373 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस से फिर जब केल्विन में आएंगे तो 273 हम ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा रहे हैं तो 273 को माइनस कर दीजिए, और जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो 273 को प्लस कर दीजिए। तो इसमें 273 प्लस करेंगे तो 298 केल्विन, 373 में फिर 273 प्लस करेंगे, 646 केल्विन। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें, जिसमें ए है नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो हम जानते हैं ना कि नैप्थलीन जो है वो ठोस अवस्था में होता है और जो ठोस से सीधे गैस की अवस्था में जो परिणत होता है पदार्थ वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाता है। तो इसलिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के कारण नैप्थलीन ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। इसलिए समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। बी है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है।
तो हम जानते हैं कि दो पदार्थ के कणों का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है। तो इत्र से निकलने वाले गैस के रूप में गंध के कण हवा के कणों के साथ मिलकर दूर तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि जब हम दूर बैठे होते हैं फिर भी इत्र की गंध महसूस कर पाते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ए में है जल, बी चीनी और सी ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा हो और गैस जो है गैस में सबसे कम आकर्षण बल। लेकिन द्रव जो है तो द्रव में ठोस तथा गैस के मध्य होता है। इसलिए बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल और अंत में चीनी। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। ए है 25 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस और सी है 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मीन जो कमरे का तापमान है उसमें जो जल की भौतिक अवस्था होती है वह द्रव, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, द्रव। 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस। ये जल की अवस्था तीनों तापमान अलग अलग तापमान पे होती है। छठा प्रश्न है कि पुष्टि हेतु कारण दें, जिसमें ए है कि जल जो है जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण लिखना है। तो हम जानते हैं ना कि कमरे के ताप पर जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि जल का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित। अर्थात जिस बर्तन में आप जल को रखते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। बी है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो लोहे का आकार जो होता है वो लोहे का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, साथ ही यह दृढ़ यानी रिजिड होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। तो कमरे के तापमान पर इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि 273 के पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। बर्फ़ तथा जल जो है वो दोनों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। तो 273 केल्विन के तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। 8वां प्रश्न है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि उबलते हुए जल का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि भाप में कुछ अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण भाप में से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अब अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित जो 9 नंबर है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। आप ये डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे क्या है कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव और द्रव से ठोस, जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ क्या है। जब ठोस से गैस की अवस्था में हम जाते हैं तो ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी जो है वो दाब में कमी होती है। उसी तरह से जब हम गैस से ठोस में आते हैं तो ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि होती है। तो ए जो है यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है, इसलिए ए क्या होगा, संगलन। द्रव से गैस यानी बी जो है वो वाष्पीकरण, जो कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। फिर गैस से द्रव अवस्था में यानी जो गैस का द्रव बदलना परिवर्तित होना वो संघनन कहलाता है, इसलिए सी संघनन होगा। डी द्रव से ठोस में आना, यानी जो द्रव है जैसे जल जो है वो जमता है तो ठोस अवस्था बर्फ में आता है तो वो डी यानी जमना यानी फ्रीजिंग।
अब ई जो है क्या, ठोस से सीधे गैस में आना, तो वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है, इसलिए ई क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में जाना यानी एफ, वो क्या है, निक्षेपण। अब हम अभ्यास के मध्य कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे समझ लेते हैं। जिसमें पहला है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है क्योंकि इन दिनों वायुमंडल में जलवाष्प कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर जब चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेकर तेजी से वाष्पित होता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो चूँकि घड़े में अनगिनत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे हमेशा पानी रिसता रहता है, इसके कारण घड़े की सतह हमेशा गीला रहता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे घड़े की दीवार ठंडी रहती है। यही कारण है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। तीसरा प्रश्न है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो ये जो एसीटोन, पेट्रोल और इत्र है, ये सभी वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जब इन्हें हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण वाष्पन तेज हो जाता है और हथेली से यानी उष्मीय ऊर्जा लेने के कारण हथेली ठंडी हो जाती है। चौथा प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो जब हम प्लेट में गर्म दूध या चाय लेते हैं तो गर्म दूध या चाय की ऊष्मा वातावरण में चलती जाती है और वातावरण की ठंडक प्लेट में स्थित गर्म दूध या चाय में आ जाती है, जिसके कारण दूध या चाय ठंडा हो जाता है और हम जल्दी पी लेते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो हम सभी जानते हैं ना कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। इससे पहनने से क्या होता है कि हम आरामदायक एवं शीतलता अनुभव करते हैं, क्योंकि यह पसीने का अच्छा अवशोषक है तथा आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें अभ्यास के सभी प्रश्न, मुख्य बिंदु और मध्य के अभ्यास के मध्य के कुछ प्रश्न आपने समझा। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।